नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा फिजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। और ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा दोनों ही राज्यों में सरकार गठन की तैयारी कर रही है। दीपा, बिल्कुल, राज्य में नई सरकार के गठन के लिए यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर लगातार जारी है। और एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने भी समझाएगा। तो चलिए करते हैं गंगा सवेरा की शुरुआत। और चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वो मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 10:15 पर महामहिम से मिलने पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जो जानकारी मिल रही है। और नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान से भी होगी मुलाकात, ऐसी जानकारी है। यूपी में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में लगातार महामंथन चल रहा है। कल भी आपने देखा पीएम से उनकी मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई और जेपी नड्डा से। अब देखिए आज किन किन से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ, उनकी जानकारी मिल पा रही है। और सबसे पहले महामहिम से उनके मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान से भी वो मिलेंगे। और भी एक दो और दिग्गज हैं जिनको लेकर ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में रह करके उनसे मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। और आगे बढ़ते हैं। यूपी में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद रविवार को पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा आलाकमान से बैक टू बैक मुलाकात की। और इस दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच चली करीब 100 मिनट की मुलाकात चर्चा में भी है। माना यह भी जा रहा है कि नई सरकार के लिए पीएम ने कई मंत्र भी दिए, जिसके आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। योगी का 2.0 का भव्य प्लान, दिल्ली का ऐलान, योगी मंत्रिमंडल पर मैराथन मंथन। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग फतेह करने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली पहुंचे, जहां योगी ने एक के बाद एक कई मुलाकात की। पहली मुलाकात संगठन महामंत्री बीएल संतोष से की, क्योंकि यूपी में जो प्रचंड जीत मिली है उसमें एक बड़ा योगदान मजबूत संगठन का भी है, जिसकी कमान बीएल संतोष के हाथ में थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हुई, जहां उपराष्ट्रपति ने योगी को जीत की बधाई दी। इस मुलाकात के बाद योगी सबसे बड़ी मुलाकात के लिए पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। दरअसल यूपी में मिली जीत मोदी योगी की जोड़ी का कमाल है, जिसके सामने समूचा विपक्ष हवा हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तकरीबन 1.25 घंटे बैठक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद कहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, और इसके साथ साथ ही अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया। इसके साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है, इस चीज को लेकर के। यूपी जीतने के बाद ये योगी की पहली दिल्ली यात्रा थी। यही वजह थी कि पूरी दिल्ली योगी आदित्यनाथ के शोर से गूंजने लगी। दिल्ली का यूपी सदन भगवा रंग से फट गया। दरअसल योगी की ये दिल्ली यात्रा कई मायनों में खास है, क्योंकि जल्द योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह होना है, मंत्रिमंडल तय करना है। मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं, इसका फैसला दिल्ली से तय होना है। अब कार्यकर्ता जश्न मना रहा है, होली खेलना है। अच्छा, उसके बाद अपना देखिए कब होता है, तय होगा। पिछली बार योगी जी की कैबिनेट में आपने शपथ ली थी, इस बार कितनी तैयारी है? मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी का निर्णय होता है और साथ साथ मुख्यमंत्री का एक प्रेरोगेटिव होता है। तो जो भी निर्णय पार्टी का होएगा और मुख्यमंत्री का, वो स्वीकार होगा। डर लग रहा है कि भरोसा है? मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि काम मुझे कोई भी दिया जाएगा, इतना मुझे पता है कि पार्टी में मुझे अब 30 साल के ऊपर हो गए हैं। पार्टी ने मुझे कभी खाली नहीं बैठाया है, मेरे से कोई ना कोई काम करा, और जो काम दिया है वो करके देखा। योगी मंत्रिमंडल में कितने डिप्टी सीएम होंगे, कितने नए मंत्रियों को मौका मिलेगा, कितने पुराने मंत्रियों का पत्ता कटेगा, इसका फैसला हाईकमान को करना है। लेकिन एक बात साफ है, इस बार योगी का शपथ समारोह
एकदम खास होगा, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली बार है जब कोई सीएम दोबारा यूपी की सत्ता में लौटा है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की राजनीति का इतिहास बदल दिया है और अपने सामर्थ्य से नया इतिहास गढ़ दिया है। और अब सबको इंतजार है उस पल का जब योगी दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। वहीं यूपी में भाजपा ने जीत हासिल कर कई रिकॉर्ड बनाए तो कई तोड़े भी हैं, लेकिन रविवार को एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें सपा की हार के बाद बने रिकॉर्ड की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। दरअसल रविवार को यूपी इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव पहली दफा कैमरे में नजर आए, वो भी अपने पिता मुलायम सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए। तस्वीरों में मुलायम सिंह सपा को मिले रिकॉर्ड वोट प्रतिशत से गदगद होकर अखिलेश को शाबाशी देते हुए नजर आए। चुनाव के बाद अखिलेश की पहली तस्वीर आई। मुलायम ने कहा, अच्छी लड़ी लड़ाई। हार के बाद अखिलेश का मंथन, 21 मार्च को होगा फाइनल चिंतन। तीन ट्वीट और एक रिट्वीट के बाद आखिरकार कैमरे पर अखिलेश यादव की पहली तस्वीर सामने आई। यूपी की चुनावी जंग हारने के बाद यह अखिलेश यादव की पहली तस्वीर है जो समाजवादी दफ्तर से बाहर आई है, जिसमें अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने अच्छा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव की खूब तारीफ की। मतलब चुनाव का नतीजा चाहे जो रहा हो, मुलायम अपने बेटे की मेहनत से खुश है। दरअसल यूपी की चुनावी जंग में भाजपा को 273 सीट मिली है, जबकि समाजवादी गठबंधन 125 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मुलायम इस हार में भी जीत देख रहे हैं, क्योंकि जो काम मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए वो उनके बेटे अखिलेश यादव ने कर दिखाया है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार यूपी में 32% वोट हासिल किया है, जबकि 2012 में जब सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तब भी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 28% वोट मिला था। मतलब वोट प्रतिशत के मामले में सपा ने नए कीर्तिमान कर दिए हैं। यही वजह है कि मुलायम अखिलेश को हारने के बाद भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे अखिलेश को जब जब जरूरत हुई मुलायम सिंह यादव उनके साथ खड़े रहे, फिर चाहे समाजवादी कुनबे को एक करने की बात हो या फिर करहल की लड़ाई जीतने की बात हो। पूरे चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ 2 रैलियां की। पहली अखिलेश यादव के लिए करहल में और दूसरी लकी यादव के लिए मल्हनी में। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही रैलियों से मुलायम ने जो अपील की, समर्थकों ने उसे पत्थर की लकीर मान लिया और इतने वोट दिए कि दोनों ही सीट पर जीत का परचम लहरा दिया। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने हाँ मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। और अब मुलायम सिंह यादव फिर एक बार अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं ताकि हार के बाद फिर से जोश भर सके। वहीं अखिलेश यादव ने 21 मार्च को अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें हार के साथ साथ भविष्य का मंथन होगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो वोट इस बार सपा को मिला है, क्या अखिलेश इसे एकजुट रख पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। देखिए, 5 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बैठक में प्रस्ताव को ठुकरा दिया एक बार फिर से। और हार की जड़ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस का चिंतन शिविर अब होगा। बैठक में सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। और रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हार की समीक्षा की। और रविवार को हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि बैठक में 5 राज्यों पर हुई हार पर चिंतन किया गया। बैठक के इस सत्र के बाद एक और बैठक होने वाली है, जिसमें हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा।
इसको लेकर जयपुर में चिंतन शिविर होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने तक सोनिया गांधी ही अध्यक्ष रहेंगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सीडब्ल्यूसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जाहिर किया है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद के इस सत्र के ठीक बाद, बहुत जल्द खत्म होते ही सत्र की समाप्ति के फौरन बाद एक व्यापक चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी बुलाएगी, जहां भविष्य की रणनीति पर व्यापक परिचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा। इस बारे में इसी माह के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी। एक बात बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी कॉमा फुल स्टॉप के सामने थी कि कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा, जब तक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न ना हो जाए। यूपी चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा को छोड़ हर पार्टी हार पर समीक्षा कर रही है। यूपी इलेक्शन में सपा को मिली हार के पीछे ओवैसी बड़ी वजह माने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सपा की हार के अंतर से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी ने हासिल किए हैं और साइकिल को आगे बढ़ने से रोक दिया है। समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। ओवैसी ने बिगाड़ा खेल, साइकिल की रणनीति हुई फेल। वो 7 सीट जहां हारी सपा, ओवैसी ने बदली हवा। यूपी की चुनावी जंग में यहां योगी आदित्यनाथ चैंपियन बनकर सामने आए। वे अखिलेश चैलेंजर बनकर उभरे हैं, लेकिन इस लड़ाई का एक और किरदार है जो खुद हार गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया। ये कोई और नहीं, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराकर भाजपा की जीत का रास्ता खोल दिया। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सूबे की 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। अगर आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़ दें तो 94 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। AIMIM को सिर्फ 4.5 लाख वोट ही मिले, जो वोट प्रतिशत के हिसाब से 0.49% थे, मतलब आधे प्रतिशत से भी कम। लेकिन इसके बाद भी यूपी की 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने सपा का खेल खराब कर दिया। जैसे मुरादाबाद नगर सीट भाजपा ने 782 वोट से जीती। यहां AIMIM उम्मीदवार वाकी रशीद को 2661 वोट मिले। अगर मुसलमानों के ये वोट ना बटे होते तो सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी जीत जाते। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा 217 वोट से जीती। यहाँ AIMIM के कुमैल अशरफ खान को 8541 वोट मिले, जिससे कहानी पलट गई। सहारनपुर की नकुड़ सीट पर धर्म सिंह सैनी को भाजपा के मुकेश चौधरी ने 315 मतों के अंतर से हराया। यहाँ AIMIM की रिजवाना को 3593 वोट मिले। जौनपुर की शाहगंज सीट से सपा के शैलेंद्र यादव 719 वोट के अंतर से हार गए। यहाँ AIMIM उम्मीदवार नायब अहमद खान को 8128 वोट मिले। सुल्तानपुर सदर सीट पर भाजपा ने सपा के अनूप सांडा को 1009 वोट से हराया। यहाँ AIMIM के मिर्जा अकरम बेग को 5251 वोट मिले। भदोही की औरई सीट पर भाजपा 1647 वोटों से जीती। यहाँ AIMIM के देधोई को 2190 वोट मिले। बिजनौर सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुची ने रालोद के नीरज चौधरी को 1445 वोटों से हराया। ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी मुनीर अहमद को 2290 वोट मिले। ऐसी एक तस्वीर सुल्तानपुर के सौली सीट पर देखने को मिली, जहां AIMIM उम्मीदवार को 3308 वोट मिले थे, जबकि जीत का अंतर सिर्फ 269 वोट था। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट ना बटा होता तो नतीजे बदल सकते थे। वैसे पूरे चुनाव में ओवैसी का जोर भाजपा को हराने में कम, सपा को हराने पर ज्यादा रहा। ये बात ओवैसी के भाषण में भी दिखी। ओवैसी जहां गए वहां उन्होंने सपा पर खुलकर हमला किया। अखिलेश यादव साहब
इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात। इसी का नतीजा है कि यूपी की आधा दर्जन सीटों पर सपा का खेल खराब हो गया। वैसे कई सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस ने भी सपा का खेल खराब कर दिया। कांग्रेस ने खुलकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे वोट बटा और भाजपा का रास्ता आसान हो गया, क्योंकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां सपा हारी, लेकिन हार का अंतर 200 से 1000 के बीच का था, जबकि 17 सीटें ऐसी थी जहां हार का अंतर 1000 से 5000 के बीच का था, जबकि 33 सीटें ऐसी थी जहां हार 5000 से 10,000 के बीच की थी। मतलब 60 सीटें ऐसी जहां तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन अब यूपी की तस्वीर साफ है। यूपी में फिर से भाजपा का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। आज मथुरा भी पहुंच सकते हैं योगी आदित्यनाथ, ये खबर भी है। योगी आदित्यनाथ मथुरा में होली के त्योहार में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली दौरे के बाद आज मथुरा जाने पर विचार हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। होली पर दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं कान्हा नगरी मथुरा और रंगोल्लास कार्यक्रम में हो सकता है कि सीएम शामिल हो सकते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आज से शुरू होगा केंद्रीय बजट सत्र का दूसरा चरण। जी और संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। और सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा को पहले से ज्यादा मिलेंगे 19 घंटे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि बजट सत्र के पहले चरण में कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चली थी, लेकिन अब ये समय बढ़ा दिया गया है। देखिए 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सदन की कार्यवाही हो।